She has let many of her branches break to let me grow uninterrupted, undisturbed from her, with a base that is as strong and resilient as her. Mother, I promise you, as I grow longer and stronger, I'll rise above and bend into the ground to support you even stronger. नमस्कार, मैं अंकुर आपका कविशाला के इस नई सीरीज में स्वागत करता हूं। किताबें बहुत ज़रूरी हैं, किताबें लिखी जानी चाहिए, किताबें लोगों तक पहुंचनी चाहिए। किताबों की खुशबू और किताबों के पीछे की कहानी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इसी श्रृंखला में कविशाला ने एक नई शुरुआत की है जिसका नाम है टॉकिंग बुक्स, किताबें बोलती हैं। आज हमारे साथ सुशील जी, निधि जी मौजूद हैं। इस सीरीज का पहला एपिसोड है। किताब का नाम है ब्लेज, अ सन्स ट्रायल बाय फायर। सुशील जी ने और निधि जी ने मिलकर किताब लिखी है। दिव्यांश के जीवन के ऊपर ये किताब है। किताब में कविताएं हैं, किताब अंग्रेजी में है, आप सभी को पढ़नी चाहिए। सर, किताब के बारे में मैं कुछ और नहीं बताऊंगा, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। स्वागत है कविशाला के इस नई श्रृंखला में। स्वागत है मैम। किताब काफ़ी लोगों ने पढ़ी होगी, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उन्होंने पढ़ी होगी। शुरुआत में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि दिव्यांश की कहानी को लोगों तक पहुंचाने के लिए आपने किताब का ही सहारा क्यों लिया, किताब को ही जरिया क्यों बनाया? हम सबको पता है जो कहानी है दिव्यांश की वो सबको बहुत प्रेरणा देती है। कोई और माध्यम भी हो सकता था, वेब सीरीज हो सकती थी, कुछ वीडियो फॉर्मेट में हो सकता था, कुछ कहानियाँ हो सकती थी, छोटी कहानियाँ हो सकती थी, बट किताब को ही क्यों आपने चुना कि किताब के जरिए ही कहानी आगे पहुँचानी चाहिए? आपका प्रश्न काफ़ी लाजमी है। मैं मानता हूँ ये कहानी किताब फॉर्म में क्यों आनी चाहिए। इसकी नींव, इसका आधार, इसका सूत्र दिव्यांश खुद था। दिव्यांश खुद लिखने पढ़ने वाला व्यक्ति था और जीवन में संघर्ष करते हुए उसके जीवन में जितनी भी चुनौतियाँ आईं, उस चुनौतियों को डाइल्यूट करने के लिए उसने लिखना शुरू किया और कविताएं लिखने शुरू की, लेख लिखने शुरू किए। कुछ ऐसी बातें लिखना उसने शुरू किया जो हम आम लोगों के जीवन की कहानी होती है, वो जन जन की कहानी थी। तो कहानी उसका बुक के फॉर्म में लिखा जाए, उसने इसका इंडिकेशन मुझे दिया था जी। और एज पेरेंट्स हमें ये लगता था कि उसके इस भाव को, उस मंशा को, उसको रेस्पेक्ट किया। और इसलिए मैंने बुक के फॉर्म में कहानी लिखी। और बुक के फॉर्म में कहानी लिखना भी एक अजीब सा संयोग था। हम लोग आप कह सकते हैं कि हम लोग एक्सीडेंटल राइटर हैं। एक मन में भाव आया, बहुत सारी चीज़ें उसकी लिखी हुई थी और कहानी उसके जीवन की कुछ ऐसी थी, ऐसी प्रेरणादायक कहानी थी। मुझे लगता था कि इस कहानी को लोगों तक पहुँचानी चाहिए। वेब सीरीज अगर होता है, कोई फिल्म होता है या डॉक्यूमेंट्री होता है, उसके पीछे में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो है स्क्रिप्ट, वो किताब। हर चीज़ लिखे हुए चीज़ से ही शुरुआत होती है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को एक फंडामेंटल काम करना चाहिए था, मौलिक रूप से एक काम करना चाहिए था। और जहाँ तक मौलिकता की बात है, किताब सबसे बड़ा एक सहारा होता है। जी, बिल्कुल सही बात कही आपने कि अगर हमें वेब सीरीज या वीडियो फॉर्मेट्स में भी जाना है तो पहले उसके लिए स्क्रिप्ट चाहिए और किताब उसका सबसे पहला जरिया होता है या स्क्रिप्ट उसका सबसे पहला जरिया होता है। सर, मैं जानना चाहूँगा, बहुत सारे दर्शक हैं जिन्होंने किताब पढ़ ली होगी, जिन लोगों ने अभी किताब नहीं पढ़ी है, उन्हें अगर मैं आपसे पूछूं एज ए रीडर तो ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए उन पाठकों को, उन दर्शकों को? ये बहुत ही आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। एक्चुअली इस किताब को लिखने से पहले मेरे मन में भी यही प्रश्न था कि पहले ये किताब लिखी जानी चाहिए या नहीं लिखी जानी चाहिए जी। और अगर लिखी जानी चाहिए तो दूसरा प्रश्न ये आया कि किताब मैं अगर लिखता हूँ तो मैं अपने रीडर्स को क्या देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। आप
हम सभी किसी न किसी चुनौती से घिरे हुए हैं। बिल्कुल। आपके जीवन की अपनी समस्याएं हैं, हमारी अपनी समस्याएं हैं, उनकी अपनी एक समस्या है। उन समस्याओं से आप कैसे निपटे? प्रश्न ये उठता है कि हम उन समस्याओं से कैसे निपटे? क्या चुनौती आपको अपने अंदर नए पोटेंशियल को ढूंढने में कोई आपको एक रास्ता दिखाता है? कैन एडवर्सिटी बी ए कॉज ऑफ योर ओन इवोल्यूशन? एंड इफ दैट एडवर्सिटी इज कैंसर, इफ यू आर इन्फेक्टेड विद कैंसर अनफॉर्चुनेटली, क्या वो आपको इवॉल्व कर सकता है? आज हमारे समाज में कैंसर का स्टीरियोटाइपिंग हो चुका है। लोग समझते हैं कैंसर हो गया तो ठीक है, इलाज होगा, कीमोथेरेपी होगी, रेडिएशन होगा, एंड अंत तो उनको लगता है अंत हो जाएगा। लेकिन ये माइंडसेट है। कैंसर होने से लेकर के मौत के बीच में एक बहुत बड़ा जीवन काल होता है, और उस जीवन काल में आपको अपने अंदर अपने आप को तलाशना होता है, तराशना होता है। ये बुक इसी चीज को बताता है कि जब आप किसी समस्या से घिरते हैं, कैंसर जैसे बीमारी से घिरते हैं, अपने आप को तलाशिए, अपने आप को तराशिए, और फिर आप अपने में एक नई प्रतिभा का संचालन करेंगे। ये बुक इसलिए लोगों को पढ़ना चाहिए, और ये बुक अगर देखा जाए, ये बुक डॉक्टर को भी पढ़नी चाहिए। कई चीज़ें मेडिकल साइंस से रिलेटेड है। कुछ डॉक्टर ने मुझे पर्सनली मैसेज किया, निधि जी को मैसेज किया, और उन्होंने कहा कि मैं ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, और इस किताब को मैं पूरे जीवन भर, मैं जब तक मैं प्रैक्टिस करूँगा, मैं अपने साथ रखूँगा। मुझे पता है कि इस टेबल को उस तरफ जो बैठा है, उसके मनस्थिति में क्या चल रही है इस बीमारी के बाद। मैं कई बार उसको अनदेखा करता था। ये बुक मुझे टाइमली रियलाइज कराता है, इसलिए भी बुक लोगों को पढ़ना चाहिए। जी मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि जब ये कहानी हम लोग लिख रहे थे तो मन में हम लोगों के भी आता था कि ऐसा क्या है जो लोग पसंद करें और पढ़ें। सबके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होता है, फिर हम लोगों का अलग क्यों था। लेकिन बोलते हैं ना, कुछ चीज़ की शुरुआत पहले आप खुद से करो, तब लोगों को बताओ। तो कहानी लिखने के पहले मैं जैसी थी, क्योंकि कहानी मैंने कही है अपनी बेटी की, तो मैं जैसी थी, और कहानी ख़त्म होने के बाद और अभी मैं जो हूँ उसमें बहुत अंतर है। एक पॉजिटिव चेंज पाती हूँ मैं, और लाइफ को देखने का तरीका बिल्कुल भी चेंज हो गया है। तो मुझे लगा जब मैं चेंज हो सकती हूँ तो शायद कुछ लोगों को ये बेनिफिट दे सकता है दिव्यांश की स्टोरी। जी मैम, अब मैम मेरा अगला सवाल आपसे ही है कि जब आपने कहानी, एक जो पीड़ा है वो आपसे ज़्यादा, एक पेरेंट्स से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता उस किसी को खोने का जो दर्द होता है। आप जिस वक्त किताब लिख रहे थे, सारी चीज़ें रिमाइंड कर रहे थे आप कि ऐसे हुआ, अगला कदम ऐसे था, ये हुआ, यहाँ ये हुआ, वहाँ वो हुआ। ये सारी चीज़ें जो आपके दिमाग के सामने आ रही थी, वो जो फेस था कि उस समय मतलब एक इमोशनल फेस भी रहा होगा आपको, आपका अपने आप को आपने उस टाइम पे कैसे स्ट्रांग रखा कि आप उस कहानी को सामने लेके आ पाए, जो जैसी कहानी थी वैसी लोगों तक लेके आ पाए आप? एक तो सबसे पहले एक मदर के रूप में मुझे लगता था कोई बच्चा चला जाए तो उससे पेनफुल कुछ होता नहीं है, तो लगता है कैसे उसको पास में रखो और लोगों को बताए कि वो गया नहीं है, अभी भी है, उसने जो काम किया था। तो एक मन में वो मेरे एक जिद थी, विश्वास था कि वो भले चला गया, लेकिन इतना कुछ वो छोड़ के गया है, जैसा उसने लाइफ जिया एडवर्सिटी में भी, जो वो काम करके लिखा, जैसा लिखता था। तो मुझे लगता था गया तो ठीक है, और मेरा ये ड्रीम था। ये बुक बहुत पहले से मेरे मन में थी। ये दिव्यांश का नाम मैंने यहाँ देखा था, दिव्यांश आत्मन ऑथर, और यही था। और उसके जाने के बाद भी था कि जो मैंने ड्रीम देखा है वो कैसे भी करके तो पूरा करना ही है। तो वो चीज़ मुझे एक मजबूती देता था। बहुत पेन होता था पुरानी चीज़ों को याद करना, लेकिन वो एक स्ट्रेंथ भी देता था। और तभी ये किताब बनी और लोगों को इससे कनेक्ट फील करते हैं। जी बिल्कुल मैम, और लोग पसंद भी कर रहे हैं इस किताब को, बहुत लोगों को मोटिवेट कर रही है इसकी कहानी, कविताएं। तो सर, हमने किताब देख ली, किताब लोगों ने पढ़ी, किताब को हम आज यहाँ पे देख रहे हैं, आपने किताब लिखी, आपके बारे में जानना चाहते हैं, जो बचपन से आपका सफ़र आज तक का है,
उस बारे में हमारे दर्शकों के साथ साझा कर पाएँ आप। अब बचपन, मेरा बचपन या जी दिव्यांश जी, का बचपन? दिव्यांश का बचपन भी बताने की कोशिश करिए। लोग किताब के जरिए तो पढ़ेंगे, किताब के जरिए बहुत सारी बातें जानेंगे, थोड़ा अपने बारे में कि जो ऑथर हैं बुक के, उनका जीवन कैसे रहा। आपको एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर लोग अच्छे से जानते हैं। मेरा बचपन एक शिक्षित परिवार में हुआ था। हमारे पिताजी प्रोफेसर थे लॉ के पटना यूनिवर्सिटी में, और एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली। हम लोग 6 भाई बहन, मैं अपने घर में सबसे छोटा। हाँ। और एक साधारण से स्कूल में, हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ता था। पढ़ने में मैं अच्छा था, तो पढ़ाई होते होते मैं इंजीनियर बन गया, और इंजीनियर बनने के बाद मैंने एक समय के बाद सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को लिखा, और लिखने के बाद मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आ गया। हाँ। ये बहुत प्लेन जर्नी थी हमारी लाइफ, कोई कहीं पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं था। मैं पढ़ता गया और मुझे सब कुछ मिलता गया। हाँ। आपको जान के अति आश्चर्य होगा कि 20 साल 6 महीने से मैं नौकरी कर रहा हूँ। हाँ। 20 साल का था मुझे नौकरी, मैं इंजीनियर बन चुका था। कभी भी कोई दिक्कत नहीं, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं। इसलिए इवोल्यूशन में अपने आप में आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है मैं इवोल्यूशन क्या था, वो तो एक बिटन पाथ था जिस पर हम सभी चल रहे थे। हमने नया क्या किया? हमने नया कुछ नहीं किया था। नया किया हुआ तब जब दिव्यांश हमारे जीवन में आया। नया तब हुआ जब दिव्यांश ने के जीवन में एक सबसे बड़ा बाधा है। उस समय से एक नया मेरे जीवन में शुरू हुआ, और जब उस बाधा से जब दिव्यांश लड़ रहा था तो वही इवॉल्व नहीं हो रहा था, उसी की उन्नति और इवोल्यूशन नहीं हो रहा था, साथ साथ हम लोग भी इवॉल्व हो रहे थे। ये कहानी जो लिखी गई है इसका सूत्रधार दिव्यांश है, लेकिन अगर कहानी हम पेरेंट्स दोनों मिलकर लिख पाए हैं तो सारा श्रेय दिव्यांश को जाता है, क्योंकि उसने मुझे प्रेरणा की। हाँ। उसने हमें प्रेरणा दी थी, इसलिए कहानी लिख पाए। तो बचपन हमारा काफ़ी साधारण रहा, मिडिल क्लास फैमिली में थे, लेकिन शिक्षित परिवार था हमारा। और लेकिन आगे बढ़ते गए और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रह कर भी कोई तकलीफ नहीं थी हमें। लेकिन एक स्टेज के बाद आया कि मुझे लगा कि कहानी अब लिखनी चाहिए, जीवन में बहुत कुछ हो चुका है। जी, दिव्यांश की किताब में वापस चलते हैं। इसमें एक पोइट्री है रिवर्थ करके, तो मैं पढ़ रहा था, तो मैं आपसे उस कविता को सुनना चाहूँगा। उसके पीछे की जो स्टोरी है वो क्या है, वो अगर आप दर्शकों के साथ साझा कर पाएँ। आपने बहुत ही एक सही पोएम को यूज़ किया। रिबर्थ का क्या मतलब होता है? पुनर्जन्म। तो क्या पुनर्जन्म के लिए हमारे यहाँ 84,000 योनि की बात करते हैं तो उसको पुनर्जन्म कहेंगे? क्या आपके इसी वर्तमान जीवन में, तत्कालिक जीवन में ही पुनर्जन्म हो सकता है क्या? ये कविता उस बात को कहता है। दिव्यांश कैंसर की बीमारी में एक बड़ा इलाज होता है, उसे कहते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन मैंने उसके बारे में डिटेल में बुक में लिखा है। एक बहुत ही कम्बरसम टीडियस प्रोसेस है। उस प्रोसेस के बाद आप समझिए हर तरीके से टूट जाते हैं, आपके बॉडी के सारे सेल्स डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं और डोनर के सेल के आपके बॉडी में डाला जाता है, जिसका ग्रेजुअल इनग्राफ्टमेंट होता है। उसके बाद आपके बॉडी में नए सेल्स आते हैं। बट ये बोलना आसान है, महसूस करना डिफिकल्ट है। ये पूरा प्रोसेस 6 महीने से 1 साल का है। जब दिव्यांश का बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हुआ और ट्रांसप्लांटेशन के बाद ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल हो गया जैसा डॉक्टर ने कहा, दिव्यांश को ये लगा कि मेरा रिबर्थ हुआ। उस समय उसने ये कविता लिखी थी, रिबर्थ। क्योंकि रिबर्थ के पहले उसके 6 साल से वो बिल्कुल इस बीमारी से जूझ रहा था, और जब वो उसे लगा कि मैं रिबर्थ हुआ हूँ, ये कविता लिखी गई थी द होली सिटी ऑफ द वर्ल्ड, जेरूसलम में। वहाँ पर बैठ के उसने कविता लिखी। ट्रांसप्लांटेशन के बाद जब उसे लगा कि मैं ठीक हो गया हूँ, ही इज फीलिंग ए न्यू सोल इन हिमसेल्फ। एंड एक्चुअली बॉडी का रिबर्थ नहीं हुआ। अगर मुझसे आप कहें तो मुझे लगता है कि उसका सोल भी, उसकी आत्मा भी बिल्कुल पॉलिश्ड हो गई थी। वो आपको इस कविता से समझ में आएगा। इस कविता को मैं पढ़ा। जी जी। Wearing sturdy boots of hope, determination and courage, I was treading the path not untaken, hoping for its end somewhere soon.
The road continued getting tougher, like ice freezing from water. It had become a labyrinth of despair that contained to stretch forever. It was then that I realized the viciousness that had caught me. The inferno had begun to burn and melt the iron walls of my hole. The sun of hope was on the horizon. The sky of support had begun to dim. My boots of resilience were wearing out, and clouds of despair loomed within. Frightened and running out of fortitude, I could only helplessly walk on, hoping hopelessly that this too would pass along. Maybe it was my destiny. Maybe it was my karma. Maybe it was the whimsical artist who had swayed his brush again. Another gush of typhoon came and enveloped me, while I again tried to fight its powerful, inevitable imminence. The imminence threw me hard. Roughly, I landed on another path that caught me in its cradle and caressed the skirmishes that had almost broken me apart. I squinted to survey the beauty of this newfound path, a stark contradiction, an anomalous antagonist to the path I had fallen from. Purgatorio, as Date called it, the path was an ethereal bridge, steep and majestic in all its might, intimidating but comforting. That was the path to redemption, to the paradiso of my lost friend, good health. With hope as fresh as the morning dew, determination as fragrant as the wet earth, courage as strong as diamond, I tightened my laces of patience and pulled up my socks of resilience to tread this path of certainty and reunite with my mate. A lot of inhabitants who dwelt on the sidewalks were my reliable guides, guiding me all the way. Clad in milky white, his angels would hold me every time I stumbled and cheer me every time I ran. The path was not as smooth as silk. It was a rough one. But they were there to guide me and shelter me when I tired. Adversity is a poison with its own antidote. His canvas is always decorated with a painting full of purposefulness. Were the singers humming in my ears as I continued trading towards a certain future, guaranteed as it was. A rebirth, I would call it. Purgation of all the ugly guide had offered, a new hole had taken birth in me that would become my panacea. Maybe God had seen enough of the rigorous penance that fate had gifted me with and decided towards giving a rebirth of this new hole in me, thus naming me Divyansh Atman. Now, as I stand at the precipice of this path, I truly understand the true nature of transience as it always is. What goes down always comes up. The sun always rises after setting. What breaks is always rebuilt. Sufferings are like weak relations that are broken by the iron hands of time. These are some of the lessons this angelic cradle taught me. With an additional layer of perspective, my boots shine with new energy as I continue my sojourn towards eternal heartiness and peace on this path, long but not bemused. Thank you. So through this poem, दिव्यांश ने ये कोशिश की थी. अब इस कविता को देखें, इसके भाव को देखें. दिव्यांश एक चुनौती की बात कर रहा है, एक चैलेंज की बात कर रहा है. बट एवरीवेयर आई फाइंड द पोएम रिफ्लेक्ट्स, उसको ब्राइटनेस है, होप है. जो आ रहा है लाइफ में एक्सेप्टेंस है. एक्सेप्टेंस के बाद हाउ टू डील विद दैट एंड सी द ब्राइटर साइड ऑफ दिस इवेंट. दिस व्हाट रिबर्थ इज ऑल अबाउट. नहीं, मैंने भी पढ़ी है, बहुत अच्छी कविता है और पूरी ज़िंदगी के बारे में जो
उस समय का दिव्यांश के सामने जो भी सिनेरियो रहा होगा बहुत अच्छे से उन्होंने लिखा है इस पोइट्री पे। सर आपने किताब को किस तरीके से लिखा है कि इसमें पहले पोइट्री का कोई भी पार्ट स्टैंजा उठाया हुआ है, उसको पहले उससे एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट? तो आप क्या ऐसा है पूरी किताब में कि पोइट्री, दिव्यांश की पोइट्री को आपने बुक का फॉर्म दिया है, कुछ इसमें फिक्शनल वर्क है? देखिए, आपने एक सही जगह एक सही बात को उठाया है। एक्चुअली जब मैं इस कहानी को हम दोनों लिख रहे थे और हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि द स्टोरी विल बी नरेटेड बाय मदर, द एक्टिव वॉइस ऑफ द बुक इज मदर, इट्स हर नरेशन, इट्स मदर्स नरेशन। नाउ कहानी किस पे चलेगी? कहानी को व्हील की जरूरत थी। व्हील दिव्यांश ने हम लोग को दिया था। हमने, दिव्यांश ने अंग्रेजी में करीब 21 कविताएं को लिखी, एक उसमें से एक रिबर्थ हुई। तो उसके जाने के बाद एक मेरे मन में भाव आया, उन कविताओं का एक संग्रह छपना चाहिए। तो संग्रह छपने के लिए मुझे लगा ऐसे कविता को कैसे छापा जाए, तो उसका एक पर्सपेक्टिव लिखना चाहिए कि तो ऑथर, राइटर के दिमाग में, पोएट के दिमाग में क्या चल रहा होगा जिस पर उसने कविता लिखी। नहीं, आपने एक सही बात पिक करी, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग। मैं सोच रहा था कि ब्लेज को केवल पोइट्री का फॉर्म क्यों नहीं दिया गया, सारी पोइट्रीज हैं, ये पूरा पोइट्री का एक पूरे पोइट्री फॉर्मेट में है, तो मुझे लगा ये कविताओं का कलेक्शन क्यों नहीं है, ये मेरे दिमाग में भी क्वेश्चन आया था। हाँ जी। तो अब मुझे ये लगा कि जब मैंने 21 कविता को तिथि अनुसार मैंने सजाया, क्रोनोलॉजिकली सजाया, तो देखा कि दिव्यांश ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है इन कविताओं में। तो ऑटोबायोग्राफी लिखी है तो हर कविता का एक पर्सपेक्टिव था, उस पर्सपेक्टिव को लाना लोगों के सामने जरूरी था कि वो आखिर उसने कविता क्यों लिखी, और बहुत सारे लाइफ इवेंट्स जो उस कविता के बैकग्राउंड में चल रहे थे। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप मुझे समय दे तो। जी जी बिल्कुल। एक कविता उसने लिखी थी, हाफ डाउन द पाथ नॉट अनटेकन। ये कविता उसने लिखी। अब देखिए, मैं पढ़ के नहीं बोलता हूँ, मैं हिंदी में समझाता हूँ। हम लोग, ये 2014 की बात थी, हम लोग ट्रीटमेंट सेंटर से आ रहे थे, मैं और दिव्यांश, और हम लोगों में और हम परिवार के सदस्यों में एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग थी कि हम लोग इस शब्द को घर में यूज नहीं करते थे, कैंसर। हम लोग चर्चा ही नहीं करते थे, हम लोग सिर्फ ट्रीटमेंट की बात करते थे या ब्राइट फ्यूचर आफ्टर दैट। नाउ जब हम लोग लौट रहे थे तो दिव्यांश उस दिन काफ़ी थोड़ा सा दुखी था, एंड गाड़ी के शीशे से वो आसमान में दिख रहा था, लग रहा था किसी कॉस्मोस से अपने आप वो कम्युनिकेट कर रहा है, बातें कर रहा है। और उधर देखते हुए मुझसे पूछता है कि पापा हाउ मच ट्रीटमेंट इज लेफ्ट। तो हमने कहा कि डोंट बॉदर, वी आर हाफ वे थ्रू। ना हाफ वे जो वर्ड था, उस वर्ड को उसने पिकअप किया। उसके बाद उसने मुझसे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा, और गाड़ी चलती रही, वो अपने घर चला गया, मैं अपने ऑफिस से दफ्तर चला गया। दोपहर का वक्त था। रात को जब आया घर पे तो उसके चेहरे में चमक थी। दोपहर का वो डिप्रेशन, वो जिस क्वेश्चन का, जिस उत्तर की तलाश में था, उसको उत्तर मिला। उत्तर किसने दिया उसको? उत्तर उसने खुद को दिया, एक पोएट्री के माध्यम से। द पोएट्रीज नेम इज हाफ वे डाउन द पाथ नॉट अनटेकन। पोएट्री इस बुक का हिस्सा है। तो आप ये बताएं, अगर मैं इस कविता को सिर्फ लिखता तो कहानी पूरी नहीं होती। मुझे इसका बैकग्राउंड देना था कि क्यों कहानी लिखेगी, ये कविता हाफ वे डाउन द पाथ, हाफ वे आया कहाँ से। इस तरीके से जीवन के अलग अलग चरण में उसके बहुत सारी घटनाएं थी, उनको मैंने एक इकट्ठा किया कहानी के फॉर्म में, नरेशन, मदर्स के नरेशन के फॉर्म में। और कहानी का डेफिनेटली व्हील्स है, सूत्रधार दिव्यांश खुद है, उसकी कविताएं जिस पर कहानी रोल कर रही है। ठीक है, आई थिंक आपने एक नया फॉर्मेट भी प्रोवाइड करा है पब्लिशर्स को, राइटर्स को। अभी तक या तो केवल कविताओं का किताबें पढ़ते थे या ट्रांसलेशंस पढ़ते थे, बट पोइट्री विद द लाइक एक्सप्लेनेशंस कि आपने एक्सप्लेन करा है विद एग्जांपल्स पूरी स्टोरी के साथ में, तो वो एक नया फॉर्मेट भी शायद मिला है नए राइटर्स को, नए पब्लिशर्स को। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला। आखिरी में मैं आपसे कुछ भी किताब के बारे में आप दर्शकों को बताना चाहें, मैम आप किताब के बारे में दर्शकों को बताना चाहें।
एक तो आपने पहले पूछा कि ये किताब फॉर्म में ही क्यों हुई, कविता क्यों नहीं, जी, इसके हाँ। बारे में मैं बोलना चाहती हूँ पहले जी कि जब दिव्यांश के जाने के बाद पहले हम लोगों ने सोचा कहाँ से फिर से शुरू करें, कहाँ से रिक्रिएट करें, कैसे उसको वापस ले आए। तो सबसे पहले उसकी कविताएं ध्यान में आई कि उसको हम लोग पहले कुछ करते हैं, छोटा सा बुक बनवाते हैं। फिर करते करते बहुत लोगों ने कविता पढ़ी, फिर दिव्यांश के लाइफ को जाना। जैसे जब ये पब्लिकेशन में गई थी हाँ। और एडिटर ने फ़ोन करके बोला, हम लोगों ने बस यही जानना चाहा, मैंने खासकर, कि आपको दिव्यांश की कविता कैसे लगी। तो उन्होंने यही बोला कि दिव्यांश की कविता एक्सीडेंटल थी, वो एक लाइफ के उसके छोटा सा पार्ट था, लेकिन उसकी जर्नी इतनी अमेजिंग है कि उसकी जर्नी बताना लोगों को बहुत ज़रूरी था। शायद इसलिए ये है। और ये सिर्फ किताब नहीं है, इसमें एक कविता पढ़ेंगे उसने मेरे लिए लिखा था, मदर के लिए, मैम मदर्स डे पे। पढ़िए ना प्लीज। यस सर, आप पढ़िए। मैं इतनी इमोशनल हूँ, पर आप पढ़िए फिर मैं बताती हूँ। तो उसने जब लिखा था इजराइल में आफ्टर ट्रांसप्लांट उसने लिखा था, तो मुझे उसमें इतना सारा प्रॉमिस और होप दिखता था। मुझे लगता था उसने इतना प्रॉमिस किया है तो पूरा करना ही होगा। तो वो कविता एक मदर का ड्रीम भी है और एक बेटे का प्रॉमिस भी है, और बुक भी शायद वही है। जी मैं जो उसके लिए ड्रीम देख रही थी, मेरा ड्रीम पूरा हुआ और उसने एक मदर का विश भी पूरा हुआ। तो ये बुक शायद बहुत सारा कुछ है सबके लिए, एक मदर के लिए, फादर के लिए, सिस्टर के लिए, सब कुछ वो छोड़ के गया है। और हम लोग एक लगता है रेयर पेरेंट्स हैं कि पेरेंट्स बच्चों के लिए कुछ छोड़ के जाते हैं लेगेसी, वो आगे लेके बढ़ते हैं। हम लोग रेयर हैं। बोलते हुए मुझे पेन भी होता है शायद, लेकिन दिव्यांश हम लोगों के लिए छोड़ के इतना सारा कुछ गया है और हम लोग उसको लेके आगे बढ़ा रहे हैं। जी वो पढ़िए पोयम। एक मैं इसका एक्सर्प्ट पढ़ता हूँ। ऑन 10th May 2015, Mother's Day, Divyansh gave me a priceless gift while he was undergoing through the greatest tribulation of his life. He penned a long poem for me titled The Tree of Purity. Divyansh wrote poem in open verses and avoided writing in rhymes. He felt that open verse allowed him uninhibited expression, whereas rhymes bound him. Each word of this poem spoke volumes on the profoundness of the mother-son relationship as he conjured. Not only his words, but even the shadow of each line spoke aloud what he wanted to write but couldn't. Now, Tree of Purity बहुत लंबी कविता है, मैं सर्टेन एक्सर्प्ट पढ़ रहा हूँ। Tree of Purity में ट्री इज मदर। Now, on Mother's Day, Divyansh writing a poem for his mother, and the tree is metaphorically used as mother. Now, tree is a sign of purity. Tree सब कुछ देता है, लेता कुछ नहीं, इवन ऑक्सीजन भी दे देता है लोगों के लिए। तो उस साइन ऑफ प्योरिटी उसने मदर ट्री को में कंज्योर किया अपने मदर को, एंड देन ही राइट्स, शी हैज लेट मेनी ऑफ हर ब्रांचेस ब्रेक to let me grow uninterrupted, undisturbed from her, with a base that is as strong and resilient as her. Mother, I promise you, as I grow longer and stronger, I'll rise above and bend into the ground to support you even stronger. अच्छा सर, हमने दिव्यांश की जो इंग्लिश में पोइट्री है वो दर्शकों ने भी पढ़ी होंगी, जो पाठक हैं उन्होंने भी पढ़ी होंगी, जो किताब पढ़ चुके हैं जो लोग। दिव्यांश ने कभी कोई ऐसी कविता जो हिंदी में लिखी हो? मैं ऐसे प्रश्न की उम्मीद कर रहा था, मैं चाह रहा था आप पूछें, मैं कुछ बोल पाऊँ इसके लिए। उसने हिंदी में 2 कविताएं लिखी। अगेन उसके जो रिश्ते थे, उन कविताओं में एक कविता है उसके अपने अगाढ़ रिश्ते नानी के साथ। कविता का शीर्षक है जादुई जायका मेरी नानी का। लेकिन ये कविता पढ़ने से पहले मैं थोड़ा इसकी पृष्ठभूमि बताना चाहूँगा। कविता क्यों लिखी गई, कहाँ लिखी गई, कैसे लिखी गई। दिव्यांश जेरूसलम में था, हॉस्पिटल में, 2016 की बात है, जुलाई अगस्त महीने की बात है। नानी उसकी पटना में, नानी के हाथ की कचौड़ी का वो दीवाना था, बहुत पसंद करता था। नानी भी पटना में रहते हुए दिव्यांश तक अपनी कचौड़ी बनाकर भेजना चाहती थी। आदमी तो सफर करता है, कचौड़ी कैसे सफर करे। अब नानी और नाती का प्यार देखिए।
एक भौतिक दूरी किस तरीके से ख़त्म हो जाती है। वो कचौड़ी एक कोरियर के माध्यम से पहले मुंबई आता है। हाँ। मैं यरूशलेम में मुंबई से कचौड़ी उठा के लाए कौन यरूशलेम? हमारे कुछ मित्र थे, उन्होंने कुछ हेल्प किया, और इजरायली एयरलाइंस से उसको कहते हैं एलाल, उसने एलाल के पायलट से संपर्क किया और उनसे रिक्वेस्ट किया गया है क्या इस कचौड़ी को आप तेल अवीव एयरपोर्ट पे एक व्यक्ति आएगा सुशील पोद्दार के नाम से, क्या आप उसे दे पाएंगे? बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। वो पायलट का दिल पसीज गया। उसने कहा कि मैं करूंगा, और वो पायलट ये कचौड़ी एलाल फ्लाइट से तेल अवीव सुबह 6 बजे लैंड किया। मैं एयरपोर्ट पर पहुंचा, पायलट से मैंने संपर्क स्थापित किया, उसने मुझे कचौड़ी दी और मैंने सिर्फ 2 शब्द कहे, तोदा रब्बा, मेनी मेनी थैंक्स। वो कचौड़ी लेकर के मैं आया, दोपहर का वक्त था, दिव्यांश कचौड़ी खाया, मैं थोड़ा नींद में था, मैं सो गया। जब मैं उठा तो देखा एक कविता वो लिख रहा है कचौड़ी खाने के लिए। ये उस समय की कविता है और पूरी की पूरी कविता मुझे लगता है कि उसने 1 घंटे में लिख दी होगी। कविता लिख करके उसने कहा कि आज से देख के पढ़ के बताएंगे ये कविता कैसी लिखी गई है। पढ़ के मेरे आंख में आंसू आ गए। ये हर रिश्ते की नजाकत को रिफ्लेक्ट करता है, रिश्ते के लिए जो रिस्पेक्ट है वो रिफ्लेक्ट करता है। मैं ये कविता पढ़ता हूँ, आप इस बात को अच्छी तरह समझ पाएंगे। जादुई जायका मेरी नानी का। कुछ दिन पहले ही दोपहर और संध्या की आलस भरी संक्रमण से जब मन अक्सर शरीर में भरी विरक्ति को समझ लेता है भूख, तब मैंने पारदर्शी से एक बरनी में भूरे रंग की प्रकाश में चमकती हुई नमकीन एवं भूख बढ़ाने वाली खुशबू से सुगंधित गोलाकार की निकाली कचौरी। आह उफ, चिल्लाने लगी पहले मेरी जीभ, फिर मेरा हृदय। स्वाद कलयूं मेरी जैसे हो गई थी सिंचित किसी स्वर्ण अमृत से। अकस्मात ही जैसे प्रचारों में दिखाते हैं, फूटने लगे मन में मेरे आतिशबाजी हर्ष के। नानी निकली दिल की धड़कन, चिड़ियों के मुलायम और नाजुक पंखों की तरह बह गई मेरी चेतना यादों की धकेलती गुदगुदाती हवाओं में। रसोई घर में फर्श पर बैठी ऐनक नाक के बीच में दबी हुई, भूरे बाल पीछे बंधे एक शिखा में बैठी है मेरी नानी सबसे प्यारी। आटा सानते, दाल पकाते, मिश्रण को गोलाकार कटे आटे में भरते, मासूम तृष्णा से तलते हुए। यह दृश्य की स्मृति अत्यंत भाव विभोर करने वाली, रोंगटे खड़े करने वाली, मर्म स्पर्शी और स्निग्ध भावनाएं विकीर्ण करती हुई उड़ा ले जाती है मुझे यादों की कोमल पंखुड़ियों में। हम रहते हों भले मीलों दूर, पूरब और प्राचीन की सनक से मजबूर, लेकिन यह तुच्छ बाधा ही नहीं, जहां नानी नाती का प्रेम इतना अद्वितीय, इतना दैवीय, इतना शुद्ध, इतना मासूम, इतना कोमल, इतना मुलायम, परंतु दृढ़ और बुलंद, बवंडरी रथ बनकर जो नष्ट कर जाए इसको। लिट्टी आपकी जो खुले तंदूर में सुलग कर आपको कष्ट पहुंचाई है, हाथों को जलाती है, हर निवाले साथ मुझे महसूस होती है, विचलित करती है। मगर आपकी पवित्र प्रेम भावना तीव्रता से अपनी शिथिल कर देता है इस पीड़ा को। लेती आती है तपती हुई भावना, अडिग प्रेम, प्रार्थना और सम्मान की। उन काजू की बर्फियों के जुड़वे को माँ के बाज आंखों से अपनी नरम हाथों की आड़ में छुपाकर एकजुट मेरे मुंह में डालना। वो मीठे और नमकीन निमकी, मठरी,
कलौंजी और अजवाइन के खुशबू से उत्कीर्ण या वो जीव को नचाने वाली, मन में बैंड बाजे बजाने वाले पिट्ठे, दाल पोस्ते और आपके प्यार से स्वादिष्ट सारे अलग अलग रंग हैं इस इंद्रधनुष में आपके स्नेह के। नानी, जब भी मैं आपकी कचौड़ी खाता हूं, गिर जाते हैं दाल के कुछ दाने आपके तगड़े पक्के प्रेम के। नानी, जब भी मैं आपकी कचौड़ी खाता हूं, गिर जाते हैं दाल के कुछ दाने आपके तगड़े पक्के प्रेम के। फैलना चाहते होंगे संसार में आपकी ममतामयी भावना का गुणगान करने। उन्हें जमीन से भी उठाकर भर लेता हूं अपने ललचाए मुख में। इस अनन्य और निहित संप्रेषण को 100% भर कर रखना जो चाहता हूं हृदय और आत्मा के हर एक कण में। आनंद लेता हूं और लेता रहूंगा नानी आपके अलौकिक जायके का। यादें आपकी हमेशा ताज़ी रहेंगी अंतर्गत मेरे अंतर। आपने शुरू में प्रश्न पूछा था जिसका मैं ये कार्यक्रम खत्म होने वाला है मुझे लग रहा है, मैं अंत में फिर से जवाब देना चाहूँगा। ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए? देखिए, ये कहानी जन की कहानी है। हाँ। आप बीमारी को दूसरी चुनौती से आप रिप्लेस कर दें। जब इस बुक को पढ़ेंगे आपको लगेगा, आप सबों को लगेगा ये कहानी आपकी है, मेरी नहीं है। इस जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इस कहानी का मैं खुद हिस्सा बन चुका हूँ, आपको ऐसा महसूस होगा। जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे, अगर आप बेटे हैं तो आपको अपने पेरेंट्स से प्यार हो जाएगा। प्यार तो सबको पेरेंट्स से होता है, आपको पेरेंट्स से ज़्यादा प्यार होगा। और अगर आप पेरेंट हैं आपको अपने बच्चों से और ज़्यादा प्यार हो जाएगा। ये कहानी लोगों को जोड़ती है, रिश्तों को जोड़ती है, रिश्तों में एक नई चमक पैदा करती है, इसलिए कहानी पढ़नी चाहिए। जी सर, और मैं भी बताना चाहूँगा कि बहुत शब्द बहुत आसान है, कहीं कोई बहुत टफ वर्ड नहीं मिलेगा कि जिसको समझने के लिए आपको डिक्शनरी चाहिए। आप कविताएं समझ सकते हैं बड़ी आसानी से। आपके लिए एक मोटिवेशनल बुक है। तो दर्शकों से भी यही बोलेंगे कि जो भी लोग देख रहे हैं, अगर किताब नहीं पढ़ी है तो ज़रूर पढ़ें। और थैंक यू सो मच आपको कि आपने सर समय निकाला इस वार्तालाप के लिए, इस डिस्कशन के लिए, और ब्लेज सन्स ट्रायल बाय फायर की पीछे की कहानी को साझा करने के लिए हमारे दर्शकों के साथ में। फिर से हम कुछ और बातें करेंगे कभी अगले एपिसोड में, ब्लेज के बारे में, कविताओं के बारे में और इस कहानी के बारे में। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।